हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नंदीना। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज शमानी के वीडियो पर, विच इज इंडियन मार्कोस 26/11 अटैक्स ट्रेंडिंग हेल वीक इंडियन गवर्नमेंट प्रवीण त्योतिया। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हम लोग ये पूरा पॉडकास्ट का पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग रिएक्ट कर चुके हैं, तो ये 3rd पार्ट है, तो वो पार्ट्स भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मौका उनको मिला। एक हमारे पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने लाइव एक एमपी से बात की जो साउथ के एमपी हैं। उनसे उन्होंने फ़ोन पे टेलीफोनिकली बात की, तो उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग हम यहाँ पे चैम्बर हॉल में फंसे हुए। लोकेशन भी बताइए। 100 से ज्यादा लोग। और ये लाइव चला दिया उन्होंने। लाइव चल रहा था, तो उनके हैंडलर थे, उन्होंने सुन लिया कि भाई तुम पहले से ही डैमेज तो कर चुके हो। मुंबई के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं उनको तो तुम ढेर कर चुके हो। अब तुम्हें मौका मिला हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज जो हैं वो फंसी हुई हैं। 3 शादी के गेस्ट फंसे हुए थे और हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं। बॉलीवुड वाले भी लोग थे कुछ। मुंबई जो महाराष्ट्र उसके ब्यूरोक्रेट्स भी फंसे हुए थे, अकेले नहीं थे वो। एमपीज भी थे। यस, जर्मन सीनेटर भी थे उसमें, अमेरिकन भी थे, अफ्रीकन भी थे। यस बात यहाँ पे फंस गई। उन्होंने सीधा बोला उनको कि उनको छोड़ो, ओल्ड हेरिटेज को छोड़ो, नहीं तो डोम को गिराने वाले थे। डोम पे फोकस कर लिया था उन्होंने पूरा। डोम को गिराना मकसद बन गया था उनको। डोम गिरना मतलब भारत का गिरना, ताज का गिरना मतलब भारत का गिरना। उन्होंने उसको टारगेट बना लिया, डोम को। उन्होंने फिर डोम को छोड़ा और वो दूसरे जो टारगेट था हॉस्टेज बनाने के लिए, उनके जैसे फोन आया, उनका सैटेलाइट फोन था, चले गए उधर ढूंढने गए। फिर उसी समय फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसे 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और उनको निकाल के लाना है। तो हमारी टीम गठित हुई। इसमें सबसे फिर आगे मैं बना पॉइंट मैन। तो मेरे आगे वो सिक्योरिटी मैनेजर सुनील कुडियादी, बड़ा डेयरिंग बंदा है सच में। आई अप्रिशिएट हिज ब्रेवरी। तो फिर हम सीढ़ियों से होते हुए गए। फिर 1st फ्लोर पे कुछ इनके ऑफिस थे, उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, वहां से निकाला। फिर हम 2nd फ्लोर पे पहुंचे। तो जब 2nd फ्लोर पे पहुंचे हैं तब हमें थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल लगी। दरवाजा बंद था, हाफ शीशे का और हाफ लकड़ी का था। उसमें से कुछ अफ्रीकन और अमेरिकन कुछ थे, अफ्रीकन ही थे मैक्सिमम। तो उधर से आ रहे थे, तो मैंने दरवाजा नॉक किया। तो वहाँ की दरवाजा खोलो, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए। आई कार्ड दिखाया प्रॉपर है जिससे। तो उनसे वो दरवाजा खुला नहीं, वो ऊपर से लॉक कर दिया था वो दरवाजा उन्होंने, जो ताज वाले थे। लेकिन टेररिस्ट के लिए क्या था, शीशा ही तो था, गोली मार के टूट जाता। ओके। लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज से पता चला हमारे आने से 1 मिनट या 30 सेकंड पहले वो वहां पे पहुंचे और हमारी आवाज उन्होंने सुन ली। तो वो पीछे वाले जो रूम खाली था उसके अंदर जाके छिप गए। और फिर हम जैसे वो हो गया, वो दरवाजा खुला नहीं, तो मेरे जो टीम लीडर थे, मेरे पीछे मेरे जो बड्डी थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि इनको रहने तो सेफ है, ये वाले रूम में देखो, इस रूम में कुछ लोग फंसे हो तो इनको निकालते हैं। ठीक है। तो मैंने उस दरवाजे में एंट्री की, दरवाजा खोला, एंट्री की। तो फिर जो टीम लीडर थे हमारे, उन्होंने कहा कि रुको, हम 4 ही लोग हैं और 4 लेकर आता हूँ, पूरी टीम लेकर आता हूँ मैं, और तब तक तुम यहीं पे वेट करो। तो हम वहीं पे खड़े हो गए दरवाजे पे उसके। 4 लोग? हाँ, 3 लोग बचे ना, 3 और सिक्योरिटी मैनेजर। वो खड़े रहे। वो फिर आए, फिर उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। तो वही अपनी कमांडो वाली, मार्कोस वाली एंट्री हमने की। अंदर जाते रहे। तो मैंने पूछा सिक्योरिटी मैनेजर से, पीछे था, तो मैंने कहा लाइट ऑफ थी पूरी उसकी रूम की, और हम जो एलवे में थे, जो लॉबी है उसमें पूरी रोशनी है। अब मैं अंधेरे में जा रहा हूँ तो मैं खुद ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसमें क्या हो रहा है। मैं चलता जा रहा हूँ आगे। लेफ्ट साइड में मेरी दीवार आ गई। तो मैं चल रहा हूँ, दीवार पकड़। मैंने पूछा कि स्विच किधर है इसके, तो उसने कहा कि यहीं होंगे। आ गई हैं। हमने ठीक है, आगे। हम चलते रहे आगे, ऊपर नीचे करते। तब तक क्या हुआ, 10 से 12 कदम मेरे अंदर पड़े होंगे
और मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी जो कैच होता है उसकी आवाज मुझे सुनाई दे गई। क्लियर साउंड थे 2। तो मैं समझ गया कि 2 AK-47 बोला, 2 टेररिस्ट कंफर्म आए यहाँ पर। और इसका मतलब है कि उन्होंने पहले सिंगल में वेपन किया हुआ है, अब उन्होंने बर्स्ट में उसको डाल दिया। हम भी टिक गए। मैंने कहा कि वहीं पे टिका मैं। और एक चेयर थी वहां पे, चेयर का जो एज रहता है पीछे वाला ऐसा, उसके यहाँ पर मैंने ले लिया उसको और तान दी मैंने अपनी AK उनकी तरफ, ट्रिगर पे उंगली ले ली, बैठ गया उधर ही, वेट कर रहा हूँ कोई मूवमेंट होगा समझ की। अंधेरे में हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरा यह था कि मुश्किल से 10 सेकंड अगर मैं बैठ गया यहाँ पर तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। 10 सेकंड मुझे टिकना था बस। तब तक उन्होंने उधर से फायर खोल दिया उन्होंने, और मेरी भी ट्रिगर पे उंगली थी। जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो मुझे मेरा याद है कि 3-4 गोली मेरी चली और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं मुझे उसके बाद। याद नहीं। उसके बाद जब गर्दन पे गरम गरम खून लगा, बहना शुरू हुआ, तब मुझे होश आया। ओहो, बच गए, हेडशॉट है। क्या हुआ? बच गए, हेडशॉट था, जिंदा हूं। भगवान को थैंक यू बोला। और दर्द इतना ज्यादा था कि अनबियरेबल कहें हम लोग, बहुत बुरी तरह का दर्द। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो सहन नहीं कर सकता कोई उस दर्द को, इतनी जलन। सर पे लगी आपकी गोली? हाँ, पूरा सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कारपेट जो था ना, उस दर्द को ना कारपेट में शिफ्ट किया, पूरा दबा दिया पूरा एक हाथ को। अब मैं साउंड नहीं कर सकता। मेरा एक साउंड मतलब नेक्स्ट पल मेरी जो है डेथ है, नेक्स्ट मोमेंट पे ही। और वहां पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा है, वो मेरा वेट कर रहे हैं बस। अगर ये नहीं खड़ा हुआ तो एक कंफर्म शॉट लेंगे। कंफर्म शॉट कहां पे आएगा? या तो हेड आएगा या चेस्ट आएगी। चेस्ट पे जो जैकेट है उस पे मारेंगे, चेस्ट पे तो लेंगे नहीं, तो हेड शॉट है क्योंकि हेलमेट था ही नहीं। हेलमेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जो पहनी थी वो AK-47 की गोली रोक नहीं सकती थी। कम्युनिकेशन सेट नहीं था, वेपन एप्रोप्रिएट नहीं था, AK की जरूरत नहीं थी, लेकिन AK थी उस दिन। हमें प्रॉपर वेपन भी नहीं थे उस दिन। क्यों नहीं थे? ये सब थे ही नहीं हम यूनिट में। बिना हेलमेट के ऑपरेशन किया? बिना आर्मर में कहूँ, बिना बुलेट प्रूफ के। एक तरह से वो एक MP5 की गोली नहीं, वो तो बस पिस्टल की गोली रोकने के लिए थी। वो जैकेट थी बस, हेलमेट नहीं था, कम्युनिकेशन सेट नहीं था। अगर मैं अपनी टीम से भी चढ़ जाऊं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कुछ नहीं था। और उसकी अपने देश को बचाने की ऐसी कंडीशन में हम लोग गए थे, सच में, जब कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? तो फिर मैंने अपने आप को सैचुरेट किया फटाफट। पूरे रूम में मैंने धीरे 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 देखा कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो मुझे फिर दिखाई दिया कि सोफा है और दीवार, उसके बीच में थोड़ा जगह है। मैं वेपन को मैंने थाई पे लिया और खिसक खिसक के मैं उसके बीच में, मैंने जगह जो थी उसके बीच में मैं जाकर अपने आप को सेफ किया, पहले सिक्योर किया और कवर ले ली मैंने। फिर मैंने देखा कि भाई मुझे चोट कितनी लगी है ना, सुन के ही। तो जब देखा तो पूरा कान ही नहीं था, पूरे मांस का लोथड़ा इधर मुझे फील हुआ, ये लटका हुआ था पूरा। खून में हो गया पूरा। तो मैंने कहा कि जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, लड़ाई अब चालू होगी क्योंकि मैं बच चुका हूँ। फिर मैंने ओपन फायर करना शुरू कर दिया। दोबारा मैंने फायर ओपन किया, धीरे धीरे में काफ़ी देर हो गई। तो मुझे लगा कि ना तो मेरी टीम मुझे कांटेक्ट कर रही, कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, कोई भी नहीं था पीछे आपके? टीम, मेरा बड्डी भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। जब मैंने देखा, जब मैं लेटा हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने बड्डी को ढूंढा ना, तो बड्डी तो है ही नहीं वहाँ। और क्यों भाग गया था? अपनी जान बचानी थी। जान बड़ी कीमती होती है। हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो अपनी बात करते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए जान बड़ी कीमती होती है। बट वो तो मार्को सोल्जर थे, लेकिन नहीं दिखा पाए वो ब्रेवरी। हाँ, नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। मतलब कोई बात ऐसे वो लोग करते नहीं है जनरली। We can't blame somebody else. फिर नेक्स्ट we choose the things ना। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं फायरिंग सिंगल शॉट ले रहा हूँ,
तो उधर से पूरा बर्स्ट में पूरा फायरिंग हो रही है मेरे ऊपर। तो फिर मैं अलग अलग लोकेशन मतलब चेंज कर दे रहा था, थोड़ा कभी थोड़ा आगे करके तरफ फिर ऊपर करके, इस तरह से थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा था फायर को मैं, क्योंकि एक जगह से फायर करूंगा तो उनको ये कंफर्म हो जाए कि यहीं से है। तो आप अलग अलग जगह से करोगे, जैसे एक साइड थोड़ा सा आगे करके अपने दबा दिया, एक ट्रिगर तो दबाना, आपको इंगेज करना है, यू कांट किल देम। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि अब तो काफी देर हो गई, तो टीम तो आने वाली है नहीं, सो जो भी निर्णय है वो तुम्हें लेने हैं। तो फिर मैंने एक निर्णय आखिरी जो था मेरा वो मैंने लिया कि अब बचना तो यहाँ से संभव नहीं है, टीम हमारी आएगी नहीं और कम्युनिकेशन मेरे पास है नहीं, और मैं ज़्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं सकता क्योंकि ब्लीडिंग मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, 10 मीटर से 12 मीटर की डिस्टेंस हमारे बीच में थी पूरी, इससे ज़्यादा था नहीं। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड की पिन निकाल कर मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया। जब लॉब किया तो मुझे ग्रेनेड के 2 साउंड मुझे सुनाई दिए, कंफर्म 2 साउंड थे। तो मैं समझ गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ग्रेनेड गिरा है जिस लोकेशन पे मैंने ग्रेनेड फेंका, उनके बीचों बीच गिरा है। अब मजा आएगा, मैं भी मरूंगा और वो भी मरेंगे। मेरा भी बचना संभव नहीं था उस जगह पर, लेकिन फिर भी एक होती है कोशिश अपनी कि भाई देख लेते हैं जो भी। तो मैंने अपने सर के ऊपर पूरे हाथों को पूरा ऐसे टिकाया कि अब नेक्स्ट मोमेंट में ब्लास्ट होने वाला। तो मैंने गिनती गिनी 10 तक मन में, ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो एनएसजी का रोल ही खत्म था वहां पर। 4 आतंकवादी मेरे हाथों मारे जाते, मैं बचता नहीं बचता मुझे नहीं पता, लेकिन आतंकवादी तो मारे जाते सारे। ऑपरेशन तभी के अर्ली मॉर्निंग उस दिन खत्म हो चुका होता। फिर मैंने फिर सिंगल शॉट में फिर फायरिंग शुरू की। तब तक मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो अंदर शहीद हो गया है, वो तो बचा है नहीं क्योंकि काफी देर हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर टीयर गैस ठोक दी, टीयर गैस का ग्रेनेड अंदर डाल दिया हमारी टीम ने। और वो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। बाप रे बाप। मैं ही पास में, उधर से सीधा फेंक दिया उन्होंने अंदर, तो सीधे अंदर और थोड़ा सा दूर मैं ही हूँ, तो मेरे पास ही आया। दूर ही सही लेकिन है तो मेरे पास ही। जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ऑक्सीजन कट ऑफ होनी शुरू हो गई वहां से। मैं खांसा, जैसे मैं आंखों से पूरे पानी जाने लगे, खांसी आई तो उन्होंने बस्ट में मारा। तो मैंने सोचा कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, अब बचना तो संभव है ही नहीं बिल्कुल। ये पे खत्म। मैं कहूँ ईश्वर भी आ जाए तो वो भी ना बचा पाए अब। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने ईश्वर को याद किया कि चलो भाई आ ही रहे हैं अब तो, हम कुछ बचा नहीं अब तो फिर मैंने हिप पे अपने वेपन लिया, एक को हिप पे लिया और पूरे एरिया को स्विप किया मैंने बस्ट में डालकर। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, एक टेररिस्ट को गोली लगी और मैं जैसे खड़े होकर मैं फायरिंग कर रहा हूँ और दरवाजे की तरफ मुड़ के जा रहा हूँ, जब फायरिंग कर रहा हूँ तब मुझे 4 शॉट और लगे मुझे। एक मैगजीन में घुसा जो कि बुलेट प्रूफ जो थी जैकेट, उसको पूरा फाड़ दिया था, इतना मोटा होल कर दिया, बस 1 mm बची अंदर घुसने से। एक रिकॉजिट होकर हर्ट पे लगी और एक कॉलर के पास, कॉलर को फाड़ते हुए, कॉलर था जो जैकेट का, कॉलर को फाड़ते हुए निकली। और एक गोली जो थी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, उसके एज पर जो कॉर्नर होता है, एज को फाड़ते हुए चेस्ट के अंदर निकल गई पूरा। तो छाती के आर पार गोली निकल गई है पूरी। तो उसमें पूरा लंग्स जो था पूरा बाहर निकाल दिया गोली ने, और पता चल चुका था मुझे कि गया। बॉडी थोड़ा मोशन में थी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसने छाती में ना, ऐसा जैसे किसने कुछ ठोक दिया हो। सांस नहीं आया उसके बाद, फिर मुझे मुश्किल हो गया था सब कुछ। पता चल गया तो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि सब हम ईश्वर को हमने याद कर लिया था कि आ रहे हैं, अब ये पता नहीं मरेंगे कैसे। गोली लगना तो 100% श्योर है, अब ये कंफर्म नहीं है कि मरेंगे कैसे। मरना तो है, आज के बाद जीवन नहीं है। तो दरवाजे तक मैं पहुंचा, दरवाजे के बाहर मेरी टीम थी तो उन्होंने मुझे बाहर की तरफ खींच दिया। फिर जब ताज के बाहर मुझे निकाल रहे थे, लॉबी से गेट के बाहर निकाला, तो मेरे फेस पे ना कैमरे की लाइट्स लगनी शुरू हुई।
मुझे फिर होश आया, तो मैंने अपने वेपन को उठाने की कोशिश की, जिस मेरा राइट हैंड में वेपन था, तो वेपन को उठाने की कोशिश की, हाथ ही नहीं उठा। हाँ, आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। ब्रीथ लेने की होगा कोशिश कर रहा हूँ, कैसे? ब्रीथ नहीं आ रही है। और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह नहीं खोल पा रहा कैसा सिचुएशन, मतलब इस हूँ। तब तक उन्होंने मुझे बॉडी एम्बुलेंस पूरा में गिव डाला। अप कर दिया था उस टाइम एम्बुलेंस पे। में डाला तो एक हमारे कमांडो साथी थे, यादव जी, सच अ ब्रेव मैन। उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, एक ही आवाज थी उनकी, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो, डीप ब्रीथ करो। एक Deep आशा breath मिल करो। गया, अब मन तो ऐसा कर रहा था कि क्या आशा हो मिल गया? गया है ना। सांस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं, सांस निकल जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। आपकी बॉडी रिलैक्स कब होती है? जब सांस वापस जाता है। सांस वापस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं बस मैं, वन गो हो रहा है, सांस ही नहीं आ रहा। अश्वनी लेकर गए, अश्वनी जाकर हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने वहां पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने फिर पूछना शुरू किया। सब सुनाई दे रहा था, सब मुझे सुनाई दे रहा था। दर्द एक इतनी पीड़ा थी, क्या पूछिए मत, उस पीड़ा से गुजर रहा था। फिर भी माइंड पूरा एकदम ना क्लोज बोल पा नहीं रहा हुआ। हूँ, हाँ, ना कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं उस दर्द को झेल रहा हूँ। और इतना ऐसा लगा छाती में ना पूरा कि गए, अब इतना दर्द था उसमें। तो उसने पूछा कि नाम क्या है, नाम क्या है? वो एश्योर करना चाहते कि जिंदा है कि मर गया, क्या है इसमें। तो तब मैंने बोला कि मैं तेवतिया हूं। तेवतिया वाओ, जोर से मैंने बोला। और फिर जब नहीं रहा गया तो सल्यूट मैंने टू कहा कि हिम, मैं मर रहा हूं। सल्यूट टू हिम। मैं मर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी ड्रेस वगैरह काटी है, पूरा सब साथ। तब उनको पता चला कि चेस्ट में गोली लगी हुई है। पूरा डिस्पेंस, जैसे उन्होंने ये खोला है ना, ड्रेस खोली है, तो ड्रेस जैसी खोली है तो पूरी डिस्पेंसरी में पूरा खून ही खून है, एक फाउंटेन की तरह यहाँ से खून बह रहा था। तो बाद में मेरे जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि 1 मिनट और अगर डिले हो जाते तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ईश्वर ने क्यों बचाया, कैसे बचाया, मुझे नहीं पता। मैंने अपना देश के लिए उस दिन 100% दिया, और आज भी मैं देश के लिए पूरा अपनी 100% डेली मैं देता हूँ। मैं इसमें नहीं रहता कि कौन मुझे लाइक करता है, कौन मुझे अनलाइक करता है, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है, कौन मेरे लिए गाली दे रहा है, मैं उससे कंसर्न रखता ही नहीं हूँ। मेरा काम है मातृभूमि के लिए काम करना, मातृभूमि की सेवा करना। उसमें सब लोग आ जाते हैं, जो गाली दे रहा है वो भी, और जो ताली बजा रहा है वो भी। मुझे सबके लिए काम करना है। जो गाली दे रहा है मैं मुस्कुरा देता हूँ, जो ताली बजा रहा है उसको थैंक यू कह देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा। उसके बाद क्यों? सांस ही नहीं आता था। 19 दिन आईसीयू में रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि बचेगा नहीं, है लंग्स पूरा फट चुका है, इन्फेक्शन होगा ही होगा, बचेगा नहीं। मेरे भाई आ गए, छुट्टी पर थे वो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, 3 से 4 दिन का मेहमान है बस। कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने? 19 दिन आईसीयू में रहा, रोज मौत के साथ लड़ा हूं, रोज उस दर्द को झेला। भाई साथ में थे तो भाई पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे, बात करते रहते थे, मैं सुनता रहता था, कभी कभी बात कर लेता था, सो जाता था। मैं खड़ा नहीं, अकेला नहीं हो पाता था। मुझे एक तो जो ड्रेनेज लगे हुए थे उसको पकड़ने वाला चाहिए, और एक पीछे बंदा चाहिए, 2 बंदे साइड में पकड़ने वाले चाहिए। मैं चल ही नहीं पाता था। मुझे आईसीयू में 10-12 दिन के बाद उन्होंने मुझे खड़ा करना शुरू किया। खड़ा करो उसको, थोड़ा थोड़ा टहला उसको। नहीं हो पाया। कितने दिन लग गए आपको नॉर्मल वापस होने में? मुझे कैसे होगा नॉर्मल में इतना? मुझे लगे 4 महीने वापस। मार्च में मैं डिस्चार्ज हुआ। सब मैं कुछ अच्छी तरह से 4 महीने तक हॉस्पिटल में ही थे? नहीं, मैं उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि 19 दिन तो आईसीयू में रहा। उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे मेरी तबीयत और ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही थी। उसमें मेरे कुछ लाइक होते हैं ना, मोरली भी आप डाउन हो रहे हैं पूरे। तो उन्होंने कहा कि इसको घर भेज दो अभी।
तो मुझे फिर उन्होंने घर भेजा। 2 महीने के लिए उन्होंने मुझे घर भेजा कि तुम दवाइयाँ लो जाओ, क्योंकि जो ऑपरेट होना था सब कुछ होना तो हो चुका। अब हीलिंग बची हुई है, हीलिंग आपकी घर पे हो घर पे सकती ही है। हो सकती है, यहाँ पर आपकी हीलिंग नहीं होगी क्योंकि तो और बीमारियां आपको लग सकती है। तो फिर मैं 2 महीने करीबन 50 से 56 दिन सही घर पे बात। रहा। फिर मैं वापस आया मार्च में। तो घर का जो प्रेम था, घर का जो साथ था, उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मैं चल ही नहीं पाता था ठीक से। 4 उसके महीने बाद लग गए हाँ, आपको। जैसे पहले दिन की बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे इतने, 10-15 रुपए पड़े थे बस। फिर मैं बेस्ट की बस में मेरा एक मित्र था मेडिकल असिस्टेंट, मैंने उसको बोला बट ये सब तो गवर्नमेंट करती होगी ना, आर्मी करता। मैंने बताया था कि मेरा डिस्चार्ज है ऐसे ऐसे, किसी ने नहीं भेजा तो उसको ब्लेम करना सही नहीं है ना। नहीं बट पूरा एक तो खर्चा तो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट ने किया होगा। ये तो गवर्नमेंट है, Government hospital है। अश्विनी जो है नेवी का हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको घर छोड़ी होगी ना, मतलब उन्होंने नहीं। आपकी हेल्प करी होगी घर तक कोई जाने? हेल्प नहीं होती यहाँ पर। तो आप आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो। उसके बाद आप उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए आप बर्डन हो। फिर आप अगर आप बच गए हो तो बर्डन हो, नहीं बचे हो तो आप उनके लिए पॉलिटिक्स का काम कर रहे हो, उनकी राजनीति का हिस्सा हो आप। अगर मर गए तो रीथ लेंग के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, रीथ लेंग के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाएगा, रीथ लेंग के लिए सब आ जाएंगे आपको सलूट मारने के लिए, आपकी डेड बॉडी को, आपकी वीरता को। अगर बच गए इतना करके भी तो उनके ऊपर आप, सेना के ऊपर आप बोझ हो गए, बर्डन हो गए आप। क्योंकि अब आपके ट्रीटमेंट होंगे, अब सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो कोई करना नहीं चाहता, क्या करेगा कोई? अब आपकी यात्रा आप शुरू करें। हे भगवान। सेना का जितना रोल था सेना का आपने कर दिया, अब अपनी यात्रा आप खुद करें। मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है आपकी support हीलिंग में, Yes, बेटर कुछ करने नहीं, में, नथिंग, किसी को कोई सपोर्ट नहीं। और मंथली सैलरी वगैरह सब? कुछ सैलरी सपोर्ट का नहीं क्या हुआ कि मिलता है। मेरा लंग्स डैमेज हो गया, तो मैं डाइवर था, तो उसके लिए डिप मनी मिलती है, और डिप मनी वो 1 महीने की 20,000 रुपए होती है, वो गई। वो हर नहीं मिली। महीने मेरा 20,000 रुपए का डैमेज हुआ। प्रमोशंस थे जो मेरे अप्रैल में मुझे मिलना था, नवंबर तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। नवंबर में 26 नवंबर की घटना थी, तो मेरा जो ड्यू था वो अप्रैल से ड्यू था। तो जो प्रमोशन डिपार्टमेंट है नेवी का, उन्होंने प्रमोशन ही नहीं भेजा। नवंबर हो रहा है, प्रमोशन ही नहीं भेजा, तो मैं पुरानी रैंक पर ही हूँ। धोखा के बाद जो धोखा मेरी रैंक मिला। तो कुछ और होनी चाहिए, मैं पुरानी रैंक पे काम कर रहा हूँ। मैंने इतने अप्रैल से और नवंबर हो गया, तो कुछ नहीं भेजा उन्होंने। और फिर अब प्रमोशन भी रुक गया वो, क्योंकि अभी आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। तो 1 साल आपको वैसे इंतजार करना है, 6 महीने तो नॉर्मल कैटेगरी में आप रहोगे। तो मार्च के बाद 6 महीने में जो नॉर्मल कैटेगरी, और 6 महीने के बाद फिर आपको परमानेंट कैटेगरी डिक्लेयर होते होते 3 से 4 महीने लग जाएंगे फिर आपको। तो गए आप 1 साल के लिए। 1 साल मतलब अब मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे करीब 20 महीने बाद, 18 महीने बाद मुझे मिला। तब तक जो मेरे बैचमेट थे वो पैटी अफसर कोर्स, जो नेक्स्ट कोर्स था प्रमोशन कोर्स, उसके लिए जा रहे थे। तो मैं तो वैसे पीछे रह गया उनसे सबसे, तो वो भी नहीं हुआ कुछ भी। तो कई सारे कितने डैमेजेस हुए। एक तो आप डिसेबल्ड हो गए हो, आप फाइनेंशियल भी आपको डिसेबल कर दिया गया है, प्रमोशन की तरफ से जो आपको कुछ होना था वो भी आपका डिसेबल हो गया, पूरा का पूरा। अब आपकी यात्रा और ज्यादा कठिन हो गई है। मेरे बैची कुर्सी पर बैठते थे पैटी अफसर बन के, मैं उनके सामने नीचे बैठता था दरी पर, कुछ भी होता था तो बिकॉज दे आर सीनियर। मेरे जूनियर मेरे सीनियर बने, मुझे उनको सर कहना पड़ता था, क्योंकि आपने देश के लिए ओ, अपना किया, ये तो और आपने देश के लिए गोली खाई। सबसे ज्यादा झेला तकलीफ किसने? उस देता है। दर्द को भी जी रहा हूँ, सांस नहीं आती उससे भी जूझ रहा हूँ, और बाकी सारी चीजों जो चल रही हैं उसको भी झेल रहा हूँ, प्लस लोगों के टॉन्ट सुन रहा हूँ। और मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, मेन कल्प्रिट हु स्टॉप्ड द स्टॉप द ग्लोरी। मतलब आपकी वजह से हमें ग्लोरी नहीं मिली। अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती हमें। तो वो बोल रहे हैं आपको कि Yes. मर जाते हैं आप। कैसे लोग हैं। क्यों? एक डैड सोल्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर वो किसी काम का नहीं है, एक डैड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। ये आपकी यूनिट वाले बोल रहे हैं। एग्जैक्टली आपको मैंने कैसे- सुना है, मुझे बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना।
आपको मैं कैसा क्यों लगा बोलूंगा जब नहीं तो आपने किसी सुना पहली बार? जमीन निकल गई मेरे नीचे से पैरों। क्या मैं रोया छत पर बैठ कर, खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि फिर सी बात है, ये दिन देखने के लिए, ये चीज सुनने के लिए मैंने आएगा उस ही। दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाया। हाँ, कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन। मरने के लिए भी मेरे तैयार लिए थे। देश प्रथम था, परिवार नहीं। और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले, टेरेबल, बहुत टेरेबल लगा मुझे उस दिन। लेकिन मुझे सीख मिली उस दिन, बेहतरीन सीख थी। एक डॉट मेरे कंप्लीट हुए कि नहीं यार, ईश्वर कुछ और चाहता है, तैयार रहो। पिलर टू पोस्ट भगाया मुझे उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए। आज पूरी सेना भाग रही है, मैंने उनको मैराथन दौड़ना सिखाया। सबसे पहले डिसेबल होने के बावजूद मैंने पहली बार मैराथन दौड़ कर दिखाई इस देश में, लंग्स फटे होने के बावजूद। 2500 साल का इतिहास है मैराथन का। जो पहला बंदा दौड़ा था ग्रीस में, वो भी एक सोल्जर था और वो एक मैसेंजर था। सोल्जर जो मैराथन गांव से भागा था अपनी कैपिटल, 42.195 किलोमीटर, और एक संदेश दिया था, हम जीत गए। वो लंग्स फटने के बाद मर गया था। लेकिन 2500 साल बाद एक सोल्जर ही हुआ जिसने लंग्स फटने के बाद भी मैराथन दौड़कर दिखाई इस देश को, सेना को, और कहा हम जीत गए। मैं जीत गया, मेरी विल जीत गई। मेरे ऊपर जो आपने लांछन लगाए थे वो जीत बोला। गए। मैं जीता हूं, आपके टोंट हारे हैं, आपकी जो मानसिकता है ये हारी है, मैं कभी नहीं हारूंगा। एक बेहतर बिल्कुल। सोल्जर बनकर दिखाऊंगा इस देश को। आज भी एक बेहतर सोल्जर हूं। आज भी अनबीटेबल तरीके से काम करता हूं अपने इस देश के लिए। मुझे कुछ परवाह नहीं होती है कौन मेरे लिए क्या कहता है, कैसे कहता है। आई डोंट केयर। जब ऐसे लोग ऐसा कह सकते हैं, मेरी यूनिट के लोग ऐसा कह सकते हैं। मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं मिठाई बांट रहा था, उनमें से एक मुझे बोला कि तुझसे झाड़ू तो लगती नहीं है, बेटा पैदा कैसे कर लिया, बच्चा पैदा कैसे कर लिया। क्या कर सकते हो ऐसे लोगों का। बट मैं कहूंगा इट्स ऑल कैसे बोल लर्निंग। सकते हैं ऐसा ये बात? सब होने के बाद आपने 4 आयरन मैन, यस, फर्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तीनों सेनाओं में, ना आर्मी में था, ना नेवी में था, ना एयरफोर्स में था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफिशियली जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर भारत का झंडा लहराया, भारत के सैनिक का झंडा लहराया कि हाँ, एक सैनिक ये कर सकता है, चाहे उसको कितनी भी गोलियां लगी हो। अगर आपको एक लास्ट मैसेज देना हो बिल्कुल। सारे लोगों को, एंड ये आपके पास एक पावर दिया जाए कि आप चेंज करो कुछ चीज़ें जो अपनी गवर्नमेंट में और डिफेंस में हो रही है, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, आर्मी सोल्जर के साथ, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? बहुत सारे चेंजेस, एक चेंजेस नहीं है। अगर एक चीज से चेंज होता हो तो चीजें, क्या 2-3 चेंजेस हैं, 4-5 चेंजेस हैं पहले जो तो आप करना पावर को चाहोगे? डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो सेंट्रलाइज पावर है उसको डिसेंट्रलाइज जितना हो सके उसको सेंट्रलाइज किया जाए। प्लस हर एक बंदे का जो भी सोल्जर भर्ती हो रहा है पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। उसके साथ क्या समस्या हो रही है, उसको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, फैमिली के भी और सोल्जर के भी। उसकी फैमिली तक शामिल है, वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली पहले आ जाती है। प्लस मैं कहूंगा कि आज इस देश में EWS है। सभी बच्चे EWS के अंडर में जो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, जो देश के लिए खून बहा रहा है सैनिक, उसके बच्चों के लिए क्यों नहीं है कुछ फ्री एजुकेशन? फ्री क्यों नहीं है उसके लिए? तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि ऐसे सोल्जर जो देश के लिए खून बहा रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। चाहे वो कुछ भी बनना चाहें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, उनका फ्री होना चाहिए। IIT हो वो फ्री होनी चाहिए, चाहे IIM हो फ्री होना चाहिए। हाँ, आप उसका क्राइटेरिया रखिए, उसको ये मार्क्स इतने लाने हैं वो रखिए आप, बट एजुकेशन फ्री होनी चाहिए ऐसे बंदों की। तो मैं कहूंगा कि हर बंदा इस देश के लिए सोचेगा, हर सोल्जर उस बॉर्डर पर या ऐसे टेररिस्ट अटैक में
अपनी पे जो भूमिका है वो 100% या 200% देगा। प्लस मैं कहूँगा कि जो माँ बाप हैं, अगर उसके डेथ के बाद में प्रॉपर परसेंटेज उनको मिले। अब कैप्टन अंशुमान की फैमिली है, वो शौर्य चक्र लेकर वो वाइफ जो थी वो निकल गई, 5 से 6 करोड़ रुपए जो मिले थे उसको लेकर निकल गई। उसके माँ बाप अकेले रह गए, ना उनको शौर्य चक्र मिला, ना उसको उनका बेटा मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना वो सम्मान मिला उनको। तो मैं कहूँगा कि जो गैलेंट्री है वो हमेशा, गैलेंट्री का जो मेडल है वो माँ बाप को मिलना चाहिए, पत्नी को नहीं, क्योंकि बेटा उनका था। पैसे आप चाहे उनको दे दो, लेकिन मान और सम्मान माँ बाप का बहुत ज्यादा होना चाहिए इस देश में। लोग शहीद हुए, सबको एक एक पेट्रोल पंप मिला, महाड़ा का एक एक फ्लैट मिला। जो इंजर्ड है उन्हें क्या मिला? जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर लिया अपना, उन्हें क्या मिला? पिछले 16 साल से महाराष्ट्र में, मुंबई में हर 26 नवंबर को प्रोग्राम होता है। कभी मुझे ऑफिशियली इनवाइट ही नहीं किया गया। वहां पे इनवाइट किसको किया जाता है? बॉलीवुड, क्रिकेटर्स और नेता। सोल्जर कहाँ गया वो? मैं फर्स्ट एनिवर्सरी में आया था, मैं यूनिट में ही था। बोले मुझे मुंबई पुलिस ने धक्के मार के भगा दिए। क्यों? मेरे पास ही नहीं था अंदर बैठने का, कुछ नहीं था मेरे पास। तो मुझे याद है मुझे कैसे भगाया। तो गलत ओबामा है आए, ना। वो सभी फैमिली से मिले, मुझे यूनिट से बाहर नहीं निकलने दिया गया कि नहीं आप तो खुद गए सब लोग मिलने, बड़े बड़े स्तर के लोग। क्यों? मैं मिला ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं कभी। सर आप इंस्पिरेशन हो सबके लिए। मैं ये नहीं कह सकता मैं इंस्पिरेशन हूँ, मैं अपनी यात्रा पर हूँ। सर ये आप बहुत हम्बली आपने बोला कि आप इंस्पिरेशन नहीं हो, बट आप जेन्युइनली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो बहुत ये लोगों के का लिए, मानना है। बहुत लोगों के लिए एंड सही हम कहा। सब के लिए। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सर आप इधर आए, आपकी स्टोरी बताई। आपकी स्टोरी ने रोंगटे खड़े कर दिए और थैंक यू। थोड़े से आंखों में आंसू भी सच आ में गए, पर मैं यात्रा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप वो गुजर कैसे सकते हो उन सब चीज़ों से, और कैसे आप टफ रहे। जेन्युइनली सर यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच इधर आने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए हमारे साथ। ऑलवेज इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएं। I'll see you next time। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll see you next time। Until then, keep figuring out। अमेजिंग। सच में बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हम लोग को। मुझे तो ज़्यादातर के मैं खुद को बोलूँगी ये बात, क्योंकि मैं ना थोड़ा नहीं, फिर भी मेरे लाइफ में जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ, मेरी एक फ्रेंड बोली थी ये बात कि हिमलता, जब तुम अपने प्रॉब्लम से देखोगे ना, तुम्हारे सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम ना अपना प्रॉब्लम नहीं देख के तुम थोड़ा आसपास का देखना, ठीक है? तो तुमको दिखेगा कि उन लोग का प्रॉब्लम शायद तुमसे ज्यादा है। एंड तब तुम्हारा प्रॉब्लम ना तुमको छोटा लगने लगेगा। मेरी ये एक फ्रेंड बोली थी, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड बोली थी। तो मैं ना उस चीज को मैं ना याद करती हूँ। मैं कभी कभी मेरा सिचुएशन जब बहुत ज्यादा खराब होता है और मैं बहुत जल्दी वीक हो जाती हूँ, मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं वीक हो जाती हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात बिकॉज सर ने जो प्रॉब्लम्स फेस किया, इतना सब कुछ फेस करने के बाद जिसके लिए उन्होंने काम किया, उनके यूनिट में ही कोई अगर उनको इस तरह से इंसल्ट करता है, इतना नीचा दिखाता है, तो कैसा फील होता है, कैसा फील होगा जी कि जो इंसान कंप्लीटली मर जाता है या शहीद हो जाता है बोलो, तो उसका बात अलग है कि कंप्लीटली वो अभी इस दुनिया में है नहीं। लेकिन जो इस तरह से कंप्लीटली इंज्योर्ड होके, मतलब कि वो
उनका विल पावर जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से ना आज वो यहाँ पे है। मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जो यहाँ पे उनको चोट लगा, उसके बाद 4 बुलेट्स उनको लगे, उनका लंग्स पे हर्ट हुआ, उसके बाद टीयर गैस उनको लगा, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद आज वो खड़े हैं एंड उन्होंने मैराथन जीता। एंड इतना सब कुछ सुनने के बाद आज इतना स्ट्रांग है। तो उनके लाइफ में क्या हुआ है सोच सकते हो कि फाइनेंशियली उनका कंडीशन खराब, इन एवरीथिंग, सब कुछ। सबसे मुझे लगा ना, मुझे ऐसा फील हुआ उनका, तो ये सब तो हुआ। उसके बाद जब अपना यूनिट में गए, उस यूनिट में जाने के बाद जब उनके जूनियर्स ऊपर हो गए एंड वो नीचे हो गए, हाँ, तो उसमें उस टाइम पे जूनियर को जब उनको सर बोलने लगा, तब उनके दिल में क्या हुआ, मतलब तब वो कैसा फेस किए। तो इतना हार्ड टाइम से वो, कितना हार्ड टाइम से वो क्रॉस किए हैं। तो सच में ये इंस्पिरेशन ही है हम लोग के लिए। इससे हम लोग को कुछ सीखना चाहिए, हम लोग को खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, जिसके लाइफ में वो होते हैं ना ऐसा चीज, वो ही बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं उनके लाइफ में क्या हुआ है। Exactly. हम लोग को सुन के हम लोग मतलब समझ सकते हैं, हम लोगों को दुख भी लगा, लेकिन हम जिसके लाइफ में ऐसा होता है, जिनके लाइफ में ऐसा होता है, उससे बेहतर कोई और कोई समझ नहीं पाएगा। आपके क्लोज रिलेटिव हो, भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, ब्रदर हो, मतलब जो भी हो, मदर फादर जो भी हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि मतलब अंदर अंदर क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि ये सारी बातें जब खुद को वो मतलब खुद को नहीं, बाहर के लोग नीचा दिखा रहे हैं आपको, तो खुद में ही आप थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो जाते हैं, खुद ही सोचने लग जाते कि मैं ही गलत हूँ। तो ये सारी बातें जब खुद को ही छोटा समझने लगते हैं, तो ये सारी बातें ना खुद क्लोज रिलेटिव के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। मेंटली हर्ट, मतलब मेंटली ना आपको डाउन कर देता है, मोरली आपको ना डाउन कर देता है। वो सब अचीव कर, अभी सर ने अचीव कर लिया है वो सारे चीज, वो जो भी हुआ वो पीरियड क्रॉस करके अभी सर अभी यहाँ पे है, तो अभी सर खुल के बता सकते हैं, है ना, कि मेरे लाइफ में क्या क्या बीता है, कि मैं क्या क्या झेला हूँ। Exactly. तो वो उस टाइम पे ना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता है ना, खुद ही घुटन हो जाता है अंदर ही अंदर। फिर भी उस पीरियड से सर ने वो क्रॉस करके अभी जो आए हैं यहाँ पे, अभी बहुत खुश है, क्योंकि जो अचीव करना था, जो दिखाना था, वो सर ने वो दुनिया को दिखाए हैं, दिखा भी रहे हैं, अभी भी दिखा रहे हैं। तो मतलब उस पीरियड क्रॉस करके अभी आए हैं, तो मतलब बिल्कुल ये तो बहुत इंस्पिरेशनल है। मतलब सर को लगेगा मतलब अभी ये यात्रा है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, सच में, है ना, सच में। और कितना हम्बल एंड पोलाइट है सर, जो बताया ना, कितना हम्बली सर ने बात किया है। यही लाइफ है, यही वो छोड़ के चले गए, उनको लगा, डर लग गए, इतने अच्छे से ये जो एक्सेप्ट करे। उस टाइम उनको कैसा लगा कि मतलब उस टाइम वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि मैं अब नहीं रहूंगा, है ना, कि मतलब उस टाइम धोखा तो मिला जब, तब तो वो बुरा लगेगा ही कि मेरा बॉडी जो है वो मुझे छोड़ के चला गया। और ये बात है ना कि मतलब अजीब, हम लोगों को भी सुन के अजीब लगा, क्योंकि उन लोग का ट्रेनिंग ही रहता है ऐसा। वही बात है कि छोड़ के नहीं जा सकते हो। हाँ, वही तो। मैं तो, हम लोग जितना सा आगे पहले भी पॉडकास्ट में हम लोग रिएक्ट किए हैं, तो उसमें भी मैं देखी थी कि वहां पे भी तो वहां बोल रहे थे कि एक टीम है, एक अगर उन लोग का जो टीम है उसमें से एक भी अगर किसी ने धोखा दे दिया, पूरा टीम वीक हो जाएगा। तो ऐसे वो लोग प्रिपेयर ही खुद को ऐसे करते हैं। वो लोग इतना हार्ड ट्रेनिंग से वो लोग क्रॉस करते हैं कि उन लोग का अपना जान का परवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर सुन के अजीब लगा कि वो कैसे वो चले गए, और ऐसे मिशन में आके उस दिन से सर को जो धोखा मिलता रहा, वो बैड टाइम सर का चलता गया। मतलब अगर मर जाते तो वो वहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन अच्छा ही है कि मतलब वो बच गए हैं। एग्जैक्टली।
लेकिन उस टाइम से सर का मतलब वो उस टाइम जो पीरियड में जो उनका लाइफ में जो हुआ वो उनको झेलना ही था, क्योंकि मुझे यही लगता है क्योंकि भगवान ने कुछ प्लान ही किया था उनको, क्योंकि उतना इतना कुछ होने के बाद गोली लगा, उसके बाद जो टीयर गैस जो दिया, उसके बाद सबसे अजीब है तो वो बॉम्ब ही जाके हाँ, नहीं फटा, ग्रेनेड जाके नहीं फटा, कि मतलब ये अजीब है। मतलब यही था कि सर वो भगवान भी बोले, यमराज भी बोले, आज तुमको नहीं लेने आए हैं हम, तुम्हारे दुश्मन को लेने आए हैं। Exactly. है ना, जितना भी तुम बोलो कि मतलब भगवान आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, लेकिन यमराज भी बोले होंगे कि आज तुम्हारा दिन नहीं है और सही भी में। तुमको झेलना है। मतलब Exactly. इसीलिए वो वहां पे लाइफ बाकी, हाँ सच में, इसलिए मरे तो वैसे नहीं हुआ, ऐसा शहीद हाँ। नहीं हुए उस टाइम, तो और भी झेलना था और भी कुछ देखना था सर को। तो सर ने देखे, उसके बाद फिर से खड़े उठे, है ना। ये मतलब लंग्स में गोली लगने के बाद एक मैराथन जीतना, सोचो कि एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, कि जो जिसका एकदम लंग्स क्लियर है, जो इतना हाँ। टफ। और सोचो उनको तो सांस ही नहीं आ रही थी, उनको ऑपरेट करना पड़ा, गोली निकालना पड़ा लंग्स से, इतना बड़ा उनका इतना लॉसेस हुआ उनके बॉडी में। एक बॉडी में इंज्योर हो जाना, कोई भी पार्ट इंज्योर हो जाना, मतलब वो वीक हो जाना, ठीक है। तो उससे आज वो मैराथन जीते, ये तो मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है उस टाइम सर ने जो कंपेयर किया ना, जो पहले जो उस टाइम पे जो सोल्जर था और खुद के साथ जो कंपेयर, उस टाइम मुझे लगता है कि सर प्रिपेयर ही थे, अगर मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ अचीवमेंट करके मरेंगे। लेकिन हाँ, सर फिर से बच गए हैं। ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और भी सर को और भी अचीव करना है। एग्जैक्टली। सर के अंदर वो है कि मतलब और भी देश का सेवा करना है और देश का नाम के लिए रोशन करना है और भी ज्यादा। एग्जैक्टली। सो मतलब मैं तो पर्सनली मैं तो ये विश करूंगी कि सर अपना जितने भी उनका लाइफ में एम्स है, टारगेट्स है, जो भी वो करना चाहते हैं, लाइक उनको हर चीज में सक्सेस मिले। सही में मुझे बहुत बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सच में मतलब ऐसा स्टोरी सुन के भी ना, मतलब कैसे मूवी की तरह लगता है ना, कि मतलब पहले अच्छा गया, सब कुछ सक्सेस मिला, सब कुछ एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद मूवी में लास्ट में जाके वो होता है ना, सैड पार्ट आता है, वही होता है, उसके बाद फिर खुशियां मिल जाती है, हैप्पी एंडिंग। वही पूरा मूवी की तरह उनका लाइफ है जो रियल लाइफ में हुआ है। और मैं इसीलिए दिल से बिल्कुल हम लोग बोलेंगे सर को, मतलब और भी खुशियां मिले और भी अचीव कर सके। उनको अचीवमेंट्स उनको मिले। सो हम लोग को तो बहुत इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा। सल्यूट मैं करना चाहती हूँ सर को, कि सही में मतलब क्या पर्सन है, क्या पर्सनालिटी है उनका, एंड ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ रियल हीरो सच में। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर गाइस हमारे चैनल पे न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।